जंगले सुकून के घने पेड़ों की ओट में, जहां सूरज की किरणें छन छन कर जमीन को चूमती और हवा में मिट्टी और पत्तियों की मिलीजुली खुशबू रची बसी रहती थी। एक ऐसी खामोशी थी जो सदियों के अनुभव और आकांक्षाओं की गहराइयों में बसी हुई थी। ये खामोशी महज आवाज़ों का अभाव नहीं थी, बल्कि वो सुकून था जो जिंदगी के प्राकृतिक संतुलन से जन्म लेता है। इस जंगल के सबसे ऊंचे शीशम के पेड़ पर, जिसकी शाखाएं आसमान को छूती नजर आती थीं, दादा कौवा का बसेरा था। एक उम्र रसीदा कौवा, जिसकी आंखों में जंगल की हजारों कहानियां सिमटी हुई थीं। उसकी चमकदार काली आंखें हर चीज का मुशाहिदा करती थीं, पेड़ों की हर टहनी पर खिलने वाले नए पत्तों से लेकर जमीन पर रेंगने वाले छोटे से कीड़े तक। उसकी लंबी उम्र ने उसे अक्लमंदी और सब्र की दौलत बख्शी थी, और वो जंगल के हर छोटे बड़े मसले में मशवरे के लिए तलब किया जाता था। दादा कौवा अक्सर चुप साधे बैठा रहता, लेकिन उसका जहन कभी खामोश नहीं होता था। वो देखता था कि कैसे मक्खियों का झुंड दिन भर फूलों का रस चूसकर अपने छत्ते को भरता है, कैसे हिरन समूहों में चढ़ते हैं और एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, और कैसे गिलहरी सर्दियों के लिए दाना दाना इकट्ठा करती है। ये सब कुछ उसकी नज़र में जिंदगी के अटूट सिद्धांत थे: मेहनत, साझेदारी और प्रकृति का सम्मान। मगर पिछले कुछ अरसे से उसके दिन में एक बेचैनी सी करवट ले रही थी। उसे लगता था जैसे हवा का रुख बदल रहा है। उसने देखा था कि जंगल की हदों के पास इंसानों की आबादी का साया बढ़ता जा रहा था। वो अपने पीछे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें छोड़ जाते थे: चमकदार पत्थर, नए बर्तन और ऐसी चीज़ें जिनका जंगल की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये चीज़ें बज़ाहिर बेज़रर थीं, मगर दादा कौवा जानता था कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर नई चीज़ अच्छी नहीं होती। उसे महसूस होता था कि इन अजनबी चीज़ों के साथ साथ एक नया ख्याल भी जंगल में परपुर्जे निकाल रहा था, एक ऐसी ख्वाहिश जो प्रकृति के सिद्धांतों से हटकर थी। एक रोज़ जंगल में एक नई लोमड़ी का ज़हूर हुआ। लोमड़ी बेगम, जैसा कि उसे जल्द ही पुकारा जाने लगा, अपने हुस्न और चतुरता के लिए मशहूर हो गई। वो आम लोमड़ियों से ज़्यादा चालाक और दुनियादार नजर आती थी। उसकी चमकीली आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेती थी। लोमड़ी बेगम ने जंगल के उस हिस्से में अपना ठिकाना बनाया था जो इंसानों की बस्ती के करीब था। उसने जल्द ही ये समझ लिया कि इंसान कुछ खास चीज़ों की बहुत कद्र करते हैं, और उन्हीं में से एक थी जंगल सुकून के गहरे हिस्सों में पाई जाने वाली चमकदार बेरी, जो सिर्फ खास आबोहवा में पैदा होती थी और रात को हल्की सी रोशनी खारिज करती थी। जंगल के जानवरों के लिए ये बेरी महज एक मज़ेदार फल थी, मगर लोमड़ी बेगम ने इसमें एक नया मोल देख लिया था, एक ऐसा मोल जो उसे इंसानों की चमकदार चीज़ों के बदले में हासिल हो सकता था। लोमड़ी बेगम ने शुरू में जंगल के जानवरों से मीठी मीठी बातें की। उसने कहा कि वो जंगल की भलाई के लिए काम करना चाहती है, कि वो इस चमकदार बेरी को व्यवस्थित करेगी ताकि सबको फ़ायदा हो। उसने वादे किए कि वो इन बेरियों को इंसानों से बदलेगी और उसके एवज में ऐसी चीज़ें लाएगी जो जंगल की ज़िंदगी को आसान बना देंगी। सादा लोह जानवर उसकी बातों में आ गए। बंदर चालाक, जो अपनी शरारतों और थोड़ी सी लालच के लिए जाना जाता था, सबसे पहले उसके चक्कर में आया। लोमड़ी बेगम ने उसे अपने मंसूबे में शामिल कर लिया। बंदर चालाक को चमकदार बेर तोड़ने के काम पर लगाया गया, और उसके बदले में उसे इंसानों के छोड़े हुए चंद रंगीन पत्थर और लकड़ी के टुकड़े मिले जो उसे बहुत खूबसूरत लगे। उसने लोमड़ी बेगम की कामयाबी देखी, उसके पास इंसानों की लाई हुई नई नई चीज़ें देखीं, और उसके दिल में भी लालच की एक चिंगारी सुलग उठी। दादा कौवा ने ये सब अपनी ऊंची टहनी से देखा। उसकी आंखों में एक पुरानी उदासी थी, जैसे वो इन वाक़यात को पहले भी किसी और सूरत में देख चुका हो। उसने महसूस किया कि लोमड़ी बेगम की बातों में सच्चाई की बजाय ज़ाती मफाद की बू ज़्यादा थी। एक शाम जब सूरज जंगल के पीछे छिप रहा था, दादा कौवा ने लोमड़ी बेगम को आवाज़ दी, लोमड़ी बेगम, मेरी बात सुनो। लोमड़ी बेगम ने सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में कुछ बेसब्री और गुरूर था। जी दादा कौवा, आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ, जंगल की इकोनॉमी को संवारने में लगी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इन बेरियों को इंसानों से तिजारत करके अपने जंगल के लिए नए वसाइल ला रही हूँ। दादा कौवा ने आहिस्ता से कहा, बेटी, इस जंगल की सबसे बड़ी इकोनॉमी इसका संतुलन है। हर चीज़ जो प्रकृति ने दी है, उसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये चमकदार बेर, ये सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि जंगल की रूह का हिस्सा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इन बेरियों का इतना बड़ा हिस्सा जंगल से बाहर क्यों ले जा रही हो? लोमड़ी बेगम हंसी, एक सर्द और बेपरवाह हंसी। दादा कौवा, आप बूढ़े हो चुके हैं, ये दुनिया बदल गई है। अब सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलता, हमें भी तरक्की करनी चाहिए। इंसानों के पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम भी वो हासिल कर सकते हैं। ये बेर उन चीज़ों की कीमत है, और मैं तो बस एक अच्छी कारोबारी बन रही हूँ।
कारोबार? दादा कौवा ने गहरी सांस ली। बेटी, प्रकृति के सिद्धांतों को कारोबार की नज़र से मत देखो। जो संतुलन तुम बिगाड़ रही हो, उसके नतीजे देरपा और संगीन हो सकते हैं। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। लोमड़ी बेगम ने कंधे उचकाए। ये सब आपकी पुरानी बातें हैं, मुझे अपनी तरक्की करने दें दादा कौवा। और वो चल दी। दादा कौवा ने उसे जाते हुए देखा। उसका दिल भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो इस नई नस्ल को समझा नहीं सकता था, जो आंखों में चमक और दिल में सिर्फ और ज्यादा की ख्वाहिश लिए फिर रही थी। लोमड़ी बेगम की लालच की भूख जंगल में आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई। उसने जल्द ही सिर्फ बेरियों की तिजारत तक खुद को महदूद नहीं रखा। वो ये दावा करने लगी कि जंगल के इस हिस्से के सारे चमकदार बेर की झाड़ियाँ उसकी मिल्कियत हैं। उसने दूसरे जानवरों को धमकाना शुरू कर दिया जो उन झाड़ियों से फल तोड़ने की कोशिश करते थे। छोटे परिंदे, खास तौर पर चिड़िया और उसका नन्हा खानदान, जो हमेशा इन बेरियों पर इन्हिसार करते थे, अब भूखे रहने लगे। जंगल का एक और अहम किरदार हिरन राजा था, जो अपने नेक दिल और इंसाफ पसंद होने के लिए जाना जाता था। वो हिरनों के बड़े रेवड़ का सरदार था और उसकी आवाज़ को जंगल में अहमियत दी जाती थी। लोमड़ी बेगम हिरन राजा के पास गई और उसे अपने आधुनिक मंसूबों के बारे में बताया। उसने कहा, हिरन राजा, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा जंगल और ज़्यादा महफूज हो? इंसानों के पास ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खतरों से बचा सकती हैं। अगर हम इन चमकदार बेरियों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी नस्लों का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। मैं सिर्फ जंगल की तरक्की चाहती हूँ। हिरन राजा, एक सादा दिल और अपनी कौम की भलाई का ख्वाहिशमंद, लोमड़ी बेगम की बातों में आ गया। वो तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के उन वादों से मुतासिर हुआ। अगरचे उसे शक था, मगर उसने सोचा कि शायद ये नई सोच जंगल के लिए बेहतर हो। उसने लोमड़ी बेगम को एक हद तक इजाज़त दे दी कि वो बेरियों को अपने हिसाब से इकट्ठा करे। ये हिरन राजा का एक ऐसा फैसला था जिस पर उसे बाद में बहुत पछतावा होने वाला था। लोमड़ी बेगम का धोखों का जाल अब जंगल में फैल चुका था। उसने दूसरे जानवरों को एक दूसरे के खिलाफ करना शुरू कर दिया। जो जानवर उसकी चतुरता से मुतासिर होते, वो उन्हें इनाम देती और उनसे दूसरों की खबरें लेती। जंगल में एक अजीब व गरीब बेएतमादी का माहौल पैदा हो गया। मक्खियों ने, जो हमेशा मेहनती और मुखलिस थीं, बेरियों की कमी महसूस की और इस बात पर परेशान हुईं कि उनकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। गिलहरियों ने अपने ज़ख़ीरों के छुपाने के मकामात बदल दिए, क्योंकि उन्हें खदशा था कि कोई उनकी मेहनत चुरा ना ले। दादा कौवा के दिल पर हर गुजरते दिन के साथ बोझ बढ़ता जा रहा था। उसने अब बराह रास्त लोमड़ी बेगम से कहा, लोमड़ी बेगम, तुम जंगल की बुनियादें खोखली कर रही हो। ये बेर किसी एक की मिल्कियत नहीं, ये पूरे जंगल की मुश्तरका विरासत है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब कोई एक फ़र्द सब कुछ अपने लिए समेट लेता है तो बाकियों के लिए क्या बचता है? तुमने इंसानों की दुनिया की सिर्फ चमक देखी है, उसके पीछे की तारीख़ी नहीं। तारीख़ी? लोमड़ी बेगम हंसी। उसके लहजे में इस्तेहज़ा था। दादा कौवा, आपके किस्से अब किस्से ही रह गए हैं। मैं जो कर रही हूँ वही आधुनिक तरीक़ा है। अब हर कोई अपने लिए सोचता है और जो ज़्यादा होशियार होता है वो ज़्यादा हासिल कर लेता है। ये सब फजूल बातें हैं जो आप करते रहते हैं। दादा कौवा खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। वो जानता था कि सच्चाई को कोई भी नहीं सुनता जब लालच की आवाज़ सबसे ऊंची हो जाए। वो पुरानी कहानियाँ सुनाता रहा, ऐसी कहानियाँ जिनमें संतुलन बिगड़ने पर जंगल वीरान हो गए थे, जहाँ हरियाली की जगह बंजर ज़मीन ने ले ली थी। उसने कहा कि प्राकृतिक वसाइल का गैर महदूद इस्तेमाल किस तरह तबाही का बाइस बनता है, मगर लोमड़ी बेगम है उसे महज एक बूढ़े परिंदे की फजूल बकवास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। और फिर नतीजों का बोझ जंगले सुकून पर आ पड़ा। लोमड़ी बेगम की बेलगाम लालच और गैर जिम्मेदाराना कटाई ने चमकदार बेर की झाड़ियों को तबाह कर दिया। जो ज़मीन कभी इन बेरियों से भरी रहती थी, अब वो वीरान और बंजर नजर आ रही थी। मिट्टी में वो जरखेज़ी बाकी नहीं रही थी जो जिंदगी को परवान चढ़ाती थी। जंगल का नाजुक माहौलियाती संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका था। अब वहाँ बेर बहुत कम बचे थे, और जो बचे भी थे वो पहले जैसे सेहतमंद और तवाना नहीं थे। इंसान, जिन्हें इन बेरियों की ज़रूरत थी, अब जंगल के इस हिस्से में आना छोड़ चुके थे। उन्होंने अपने लिए नई जगहें ढूंढ ली थी, और लोमड़ी बेगम की जमा की हुई चमकदार पत्थरियाँ और लकड़ी के टुकड़े बेमायने होकर रह गए थे। वो उन्हें खा नहीं सकती थीं और ना ही उनसे अपनी भूख मिटा सकती थीं। जंगल में खुराक की कमी एक संगीन मसला बन गई। छोटे जानवर, जो इन बेरियों पर ज़्यादा इन्हिसार करते थे, सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। चिड़िया के खानदान को अब अपने घोंसलों के लिए बेरी ढूंढने में मुश्किलात पेश आ रही थीं, और उसके बच्चों का पेट भरा नहीं रहता था। नन्हे परिंदे भूख से निढाल रहने लगे। हिरन राजा ने अब इस खौफनाक सच्चाई को देखा।
तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के वादे झूठे साबित हुए थे। उसके अपने हिरन भूखे और कमज़ोर थे और उनके दरमियान बेएतमादी का जहर फैल चुका था। वो खुद को लोमड़ी बेगम के झूठे वादों में फंसाने पर मलामत फिरने लगा। उसकी कौम टूट-फूट का शिकार थी और वो इस बोझ तले दब चुका था। एक दिन एक दिल खराश मंजर ने जंगल को हिला दिया। चिड़िया का एक नन्हा बच्चा भूख और कमज़ोरी से निढाल अपने घोंसले से नीचे गिर पड़ा। उसके छोटे से पर फड़फड़ाए और फिर हमेशा के लिए साकिन हो गए। चिड़िया और उसका शौहर दर्दनाक चीखें मारते रहे मगर कुछ ना कर सके। इस नन्हे परिंदे की मौत ने जंगल की मासूमियत और उम्मीद को गहरा जख्म दिया। दादा कौआ अपनी ऊंची टहनी पर बैठा इस मंजर को देखता रहा। उसकी आंखों से गर्म आंसुओं की लड़ी बह निकली जो उसने सदियों में नहीं बहाए थे। ये मौत सिर्फ एक परिंदे की नहीं थी, बल्कि इस जंगल के संतुलन की, उसके सुकून की और उन तमाम वादों की मौत थी जो कभी यहाँ मौजूद थे। उसके दिल में इतना दर्द था कि वो किसी से बात नहीं कर सका। ये लोमड़ी बेगम की लालच का सबसे खौफनाक नतीजा था। जंगल एक वसीए उल्मिए के दहाने पर था। इंसानों ने जो कुछ उन्हें चाहिए था वो ले लिया था और पीछे एक जख्मी और वीरान जमीन छोड़ गए थे। लोमड़ी बेगम तन्हा थे। उसकी चतुरता अब कोई नहीं सुनता था। जंगल के जानवर उससे नफरत करते थे। वो अपने बेफायदा चमकदार पत्थरों और टुकड़ों के बीच बैठी भूख से बेहाल अकेलेपन के गहरे गड्ढे में गिर चुकी थी। उसने पहली बार अपने किए की शिद्दत को महसूस किया। उसका लालच, जिसने कभी उसे ताकतवर दिखाया था, अब उसे बिल्कुल बेवकत और खाली बना चुका था। उसकी आंखों में अफसोस और पछतावे के आंसू थे। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि असल दौलत वो नहीं थी जो वो इंसानों से हासिल करती थी, बल्कि वो सुकून और भाईचारा था जो उसने अपने लालच की खातिर तबाह कर दिया था। दादा कौआ अपने गहरे गम के बावजूद जानता था कि अब वक्त मजीद मातम करने का नहीं, बल्कि अमल करने का है। उसने बाकी बचे जानवरों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज़ अगरचे थकी हुई थी, मगर उसमें अक्लमंदी और अज़्म का समंदर था। उसने किसी को मलामत नहीं किया, बल्कि सिर्फ प्रकृति के सिद्धांतों की याद दहानी कराई। साथियों, हम सब ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है, एक दर्दनाक सबक। लालच ने हमारे घर को तबाह कर दिया। हमने प्राकृतिक संतुलन को नज़रअंदाज किया और इसका खामियाजा भुगता है। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। जब तक हम जिंदा हैं, उम्मीद बाकी है। दादा कौआ ने कहा कि सच्ची दौलत मादी चीज़ों ने नहीं, बल्कि साझेदारी, मेहनत, प्रकृति के सम्मान और एक दूसरे पर एतमाद में है। हमें इस जंगल को दोबारा जिंदा करना होगा। ये एक लंबा और मुश्किल सफ़र होगा, मगर ये मुमकिन है। हिरन राजा ने शर्मिंदगी से सर झुकाया, फिर सर उठाकर बोला, दादा कौआ सच कहते हैं, मैंने गलती की। मैंने लोमड़ी बेगम की बातों में आकर अपनी कौम को नुकसान पहुंचाया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस नुकसान की तलाफी करूं। हम सब मिलकर काम करेंगे। जंगल की बहाली का एक तवील और मुश्किल अमल शुरू हुआ। जानवरों ने मिलकर बंजर जमीनों को साफ किया, नए बीज बोए और उनकी देखरेख की। मक्खियों ने दोबारा फूलों का रस जमा करना शुरू किया, गिलहरियों ने नई झाड़ियां लगाईं और हिरनों ने घास का नया हिस्सा तलाश किया। ये सब काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे, लेकिन हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था। लोमड़ी बेगम, जो बहुत शर्मिंदा और पछतावे में थी, ने भी आहिस्ता आहिस्ता इस बहाली के अमल में हिस्सा लेना शुरू किया। वो इब्तिदा में डरी सहमी रहती थी, मगर उसे एहसास हुआ कि यही वाहिद रास्ता है जिससे वो अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर सकती है। उसने इंसानों की छोड़ी हुई बेकार चीज़ें साफ कीं, पानी लाने में मदद की और दूसरे जानवरों के साथ मिलकर काम किया। उसके लिए ये एक बहुत मुश्किल सफ़र था, क्योंकि उस पर एतमाद दोबारा बहाल करना आसान नहीं था, मगर उसने सब्र और अज़्म के साथ अपने आप को इस अमल में शामिल रखा। उसकी आंखों में अब वो चमकदार लालच नहीं थी, बल्कि एक उदास सी आजिज़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता जंगल की हरियाली लौटना शुरू हुई। जख्म बहुत गहरा था और कुछ दाग हमेशा रहने वाले थे, मगर जिंदगी ने एक बार फिर अपनी जड़ें पकड़ना शुरू कर दी थीं। दादा कौआ अब भी अपनी ऊंची टहनी पर बैठा मुशाहिदा करता था, मगर अब उसके चेहरे पर गम के साथ साथ एक इत्मीनान भी था। ये सुकून पहले जैसा सादा और नावाकिफ नहीं था, बल्कि ये वो सुकून था जो कई आजमाइशों से गुजरने के बाद हासिल होता है। उसे मालूम था कि लालच एक जन्नत को भी जहन्नुम बना सकती है, लेकिन ईमानदारी और इज्तिमाई कोशिश, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे दोबारा तामीर कर सकती है। जंगले सुकून ने एक नया सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो आने वाली नस्लों के लिए एक अनमोल विरासत बन गया। और दादा कौआ अपने अंदर दर्द और उम्मीद के मिले जुले एहसासात लिए आने वाले ज़मानों का इंतज़ार करता रहा। उसकी निगाहें उफ़ुक़ पर जमी थीं, जहाँ सूरज एक बार फिर नए दिन की नवेद सुना रहा था।